नमस्कार दोस्तों, J2 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र। दोस्तों, अपनी जो पशु परिचर भर्ती की जो क्लासेस चल रही है, नियमित रेगुलर आपके लिए निःशुल्क, वो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होने वाली है 2024 में। और आपको एक बात और बता देता हूं, 2024 भर्तियों का वर्ष होगा जिसमें सर्वाधिक भर्तियां, आपको पता है कि अपनी जो वित्त मंत्री जो दिया कुमारी है, उन्होंने 70,000 वैकेंसियों की घोषणा कर चुकी है कि 70,000 हम वैकेंसी निकालेंगे। तो दोस्तों, जो इस शांत माहौल में, इस शांत वातावरण में जो पढ़ेगा वो 2024 में अपना भविष्य सुनिश्चित करेगा बढ़िया तरीके से। आई बात सुन में। तो दोस्तों, मैं इन चीज़ों में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बात करने का सेशन में अलग से रखूँगा। अपना सीधे पॉइंट पे आते हैं। आज दोस्तों, पशु परिचर भर्ती की आज ये 21वीं क्लास होने जा रही है। बहुत शानदार, बहुत ही मस्त तरीके से अपना मैटर चल रहा है। दोस्तों, आने वाले एग्जाम में भाई साहब J2 ऑफिशियल इतना धमाल मचाएगा, लोग कहेंगे भाई साहब ये छोटी सी चीज़, जिनके पास में सुख सुविधाओं का अभाव, डिजिटल बोर्ड वगैरह कुछ भी नहीं थे, उसके बाद में इतना शानदार मैटर दिया और हमारा सिलेक्शन करवा दिया और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पड़े एग्जाम में। भाई साहब याद करेंगे वो लोग जो आज मेरे से जुड़े हुए हैं। बहुत शानदार आपका प्यार और स्नेह मेरे साथ में जो बना है, वो मेरे को हमेशा इस काम को करने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो दोस्तों, आज अपना बिना समय को जाया किए, कल अपन ने जो वन संपदा, राजस्थान में जो वनों की स्थिति है, वो टॉपिक शुरुआत करी थी, जिसमें 2021 की 17वीं वन रिपोर्ट थी, वो मैंने पूरी की पूरी अच्छे से समझा दी थी, बहुत शानदार तरीके से, बहुत ही गजब तरीके से। दोस्तों, आज उसी की कड़ी में आज ये एक छोटा सा वीडियो रहेगा। आज ये पूरी वन संपदा खत्म हो जाएगी। दोस्तों, इसमें अपन पढ़ेंगे राजस्थान में जो जलवायु के आधार पर जो वन है, यानी कि राजस्थान में जलवायु के आधार पर जो वनों का वर्गीकरण है वो किस प्रकार है। यानी पश्चिम के थार के मरुस्थल में किस प्रकार की जलवायु के वनस्पति पाई जाती है, राजस्थान के दक्षिण में कैसी पाई जाती है, पूर्वी मैदानी प्रदेश में कैसी पाई जाती है। ये जलवायु के आधार पर वनस्पतियों का वर्गीकरण बांटा था प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने, यानी विनोद कुमार मिश्रा ने 1968 में राजस्थान का भौतिक विभाजन किया था। उसी दौरान उन्होंने वनस्पतियों के आधार पर, जलवायु के आधार पर कुछ वनस्पतियों का भी वर्गीकरण करा था कि जलवायु के आधार पर ये वनस्पतियां इन जगह पाई जाती है। तो दोस्तों, मैं आपके लिए मैटर सीधा लेके आ गया हूँ। ये मैं एज ए बना था तो आपका टाइम कम से कम 5 से 7 मिनट कम लगे, इसीलिए मैंने सीधा अपना राजस्थान का नक्शा बनाया बढ़िया तरीके से और आपके लिए मैटर लिख दिया। दोस्तों, सीधी बात, नो बकवास, पहले पॉइंट पे मैं आता हूँ। सीधी बात यानी कि वनों का जलवायु वर्गीकरण, जलवायु के आधार पर वनों की स्थिति क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे मैं पहला बात लेता हूँ दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। भाई साहब, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन यानी कि उष्ण का मतलब शुष्क, कटिबंध का मतलब इस जोन में, यानी कि दो अक्षांशों के मध्य का जो क्षेत्र होता है उसको कटिबंध कहते हैं। आई बात समझ में। अब कांटेदार वन आपको पता है, जो अपना थार का मरुस्थल है, जिसमें शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश पूरा का पूरा आता है, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर, जोधपुर का पूरा संभाग, बीकानेर संभाग, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, झालोर, जितना भी इलाका है पूरा का पूरा शुष्क व अर्ध शुष्क, पूरा का पूरा जो इलाका है वो पूरा का पूरा उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनों में आते हैं। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनों में आता है। सीधा सीधा क्वेश्चन टपकेगा भाई साहब इतना शानदार तरीके से। इनमें से कहां से जो क्वेश्चन आए वो मैं अभी बताऊंगा आपको। इतना गजब के क्वेश्चन बने भाई साहब, ऐसी चीजें इतनी बढ़िया बढ़िया तरीके से इतने शानदार क्वेश्चन बने। देखो दोस्तों, जो इस थार के मरुस्थल में, थार के मरुस्थल में जो वनस्पति पाई जाती है, उस वनस्पति को मरुद्भिद यानी मरु यानी मरुस्थल, मरुस्थल में उगने वाली वनस्पति, मरुद्भिद यानी मरुस्थल में उगने वाली वनस्पति, जिनको इंग्लिश में या वैज्ञानिक भाषा में जीरोफाइटा भी कहते हैं, यानी मरुद्भिद या जीरोफाइटा भी इसको कहते हैं। यानी कि उस स्थान पर जहां पर 0 से 30 सेंटीमीटर क्या होती है, औसत वर्षा होती है, 0 से 30 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले स्थानों पर उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनस्पति होती है। जो यहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं दोस्तों, वो उनकी पत्तियां बहुत कम होती है, उनकी पत्तियां बहुत कम होती है, हाइट में बहुत छोटे होते हैं, झाड़ी टाइप के पौधे होते हैं, झाड़ी टाइप के पौधे होते हैं, जिनकी जड़ें अत्यधिक लंबी होती है, जिनकी जड़ें अत्यधिक गहरी होती है, ताकि वो गहरे भाग से भी जल का अवशोषण कर सकते हैं और अपनी पूर्ति को कर सकते हैं। जैसे मैं आपको नाम बोलूं, जैसे दोस्तों आपने नाम सुना होगा बबूल, जिन्हें मारवाड़ी भाषा में कहो भाई साहब बबूल हो, कहीं कहो बबूल है। जैसे आप रोइडा कह सका, कहीं कह सको रोइडा, जिन्हें अपन कह सका खेजड़ी है कि नहीं, ये खेजड़ी है, बबूल है, रोइडा है,
ये जितने भी बार है, केर है, फोग है, नागफनी है, अभी बस में ये जितने भी भाग है, ये जितने भी पेड़ पौधे वो सब के सब यहाँ पाए जाते हैं। क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा, राजस्थान में मरुदबिद या जीरोफाइटा नाम की वनस्पति कहाँ पाई जाती है? पश्चिम के थार के मरुस्थल में। सीधा क्वेश्चन आएगा भाई साहब, अच्छे अच्छे हवा निकल जाएगी, याद कर लेना, बहुत ही गजब की बात है। जो अपना थार का पश्चिमी रेतीला मरुस्थल है वहां पर जीरोफाइटा या मरुदबिद वनस्पति पाई जाती है, जहां पर 0 से 30 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। पहला पॉइंट पूरा समझ में आ गया। दूसरी बात लेता हूं भाई साहब, हाँ दूसरी बात, ये क्रम मैंने गलत लगा दिया, ये दूसरी बात है और ये तीसरा बात है। अब दूसरा बात लेता हूं दोस्तों। दूसरा है उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ओ भाई साहब, ये जो उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार है, ये माउंट आबू का जो क्षेत्र है भाई साहब, जो माउंट आबू सिरोही का जो क्षेत्र है, माउंट आबू में पाई जाती है। कौन सी? उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। यानी कि इनको सदाबहार वन क्यों कहते हैं भाई साहब? सदाबहार इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये वर्ष भर सदा हरे भरे रहते हैं। यानी कि माउंट आबू का जो क्षेत्र है, माउंट आबू में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। रीजन ये है कि माउंट आबू का जो क्षेत्र है वो सदैव हरा भरा रहता है। सदैव हरा भरा रहने की वजह से इनको सदाबहार वन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सदाबहार वन कहते हैं। सदाबहार वनों में जैसे शीशम ले लो, सागवान के वृक्ष ले लो, ये सब के सब वर्ष भर यहाँ पाए जाते हैं। भाई साहब, इनकी जो ऊंचाई होती है ना, कम से कम इनकी ऊंचाई में ऐसा कह सकता हूँ 1000 मीटर से लेकर 1350 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। ये जो उपोष्ण कटिबंधीय जो सदाबहार वन होते हैं, ये राजस्थान में सबसे ऊंची इलाकों पर पाए जाते हैं। राजस्थान में सबसे जो ऊंचाई पर होते हैं वो उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि सदाबहार वनों की ऊंचाई कितनी होती है? सदाबहार वनों की ऊंचाई 1000 मीटर से लेकर 1350 मीटर की ऊंचाई पर ये वन पाए जाते हैं। भाई साहब, इनको बारिश की भी बहुत अत्यधिक आवश्यकता होती है। 80 सेंटीमीटर से लेकर 120 सेंटीमीटर के आसपास इनको वर्षा की जरूरत होती है। याद कर लेना भाई साहब, बहुत ही गजब की बात है कि सदाबहार वनों को वर्षा भी चाहिए और भाई साहब ये ऊंचाई पर भी होते हैं। याद कर लेना, बहुत ही तगड़ी बात है। माउंट आबू में ये पाए जाते हैं। याद हो गया? अच्छे से याद करना, बहुत ही गजब की बात है। तीसरा है भाई साहब शुष्क सागवान वन। शुष्क जो सागवान के वन है भाई साहब, बहुत ही तगड़ी बात है। राजस्थान में शुष्क सागवान वन, जिनको मानसूनी वन भी कहते हैं, ये भाई साहब मानसून के टाइम में इनकी बहुत बड़ा ये मतलब इनका जो ये मानसून के टाइम में इनका ये विकसित होते हैं। मानसून के टाइम में ये बहुत बड़े होते हैं और इनका मानसून के टाइम में इनका फलभूत होते हैं, इसीलिए इनको मानसूनी वन ही कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मानसूनी वन कहते हैं। इनको चौड़ी पत्ती के वन भी कहते हैं। इनकी जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है बहुत चौड़ी चौड़ी होती है, इसीलिए इनको चौड़ी पत्ती के वन भी कहते हैं, मानसूनी वन कहते हैं। ये सागवान के वन भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? सागवान के वन। और ये राजस्थान में दक्षिणी जिलों में पाए जाते हैं। राजस्थान का जो दक्षिणतम भाग है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जो इलाका है ना, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, जो पूरा का पूरा मेवाड़ी इलाका ना दोस्तों, मैं बता देता हूँ। सलूम्बर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुछ इलाका प्रतापगढ़ भी मान सकते हो। ये जो पूरा का पूरा इलाका ना, वहां पर शुष्क सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। भाई साहब, बहुत ही महंगी लकड़ी होती है सागवान की वृक्ष। सागवान का वृक्ष बहुत ही महंगी लकड़ी होती है। याद कर लेना, ये शुष्क सागवान के वन है, जिनको मानसूनी वन भी कहते हैं। क्वेश्चन बहुत बार आता है, कोई मैं इस सागवान के वनों से संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पढ़ चुका हूं कि राजस्थान में शुष्क सागवान के वन कहाँ पाए जाते हैं। याद कर लेना, राजस्थान के दक्षिणी जिलों में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही शानदार बात है। हर बार ये क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में शुष्क सागवान के वन कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में पाए जाते हैं, राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक जो शुष्क सागवान के वन है वो कहाँ पाए जाते हैं? याद कर लेना, बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। ये जो बांसवाड़ा है ना दोस्तों, इस बांसवाड़ा जिले में राजस्थान में सबसे ज्यादा सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। क्वेश्चन बार बार आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक सागवान के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। याद हो गया दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही शानदार बात है। आगे लेता हूं दोस्तों, ये 4 नंबर है और ये 5 नंबर है। ये 4, ये 5। आगे है दोस्तों उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती का मतलब होता है दोस्तों पतझड़ वन। क्या होता है दोस्तों? पतझड़, यानी वर्ष में ये एक बार अपने पत्ते गिराते। ये उष्ण कटिबंधीय जो पर्णपाती वन होते हैं, पर्णपाती वन वर्ष में एक बार अपने पूरे संपूर्ण जो वृक्ष पर पत्ते लगे होते हैं वो पत्ते नीचे गिरा देते हैं। यानी कि उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है, जो पतझड़ वन है, ये राजस्थान के पूर्वी जिलों में पाया जाता है। राजस्थान का पूर्वी जिला, जैसे अपना इधर खैरतल तिजारा, अपने जो अलवर का भाग, अलवर, दौसा, जयपुर, जो
धौलपुर, सोमदपुर, करौली, जो राजस्थान का पूर्वी जिला है, डीग है, भरतपुर है, इन पूर्वी जिलों में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। याद कर लेना, बहुत ही शानदार है क्वेश्चन आएगा। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन या पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान के पूर्वी जिलों में पाए जाते हैं। इनकी जो वर्षा चाहिए दोस्तों 50 से 80 सेंटीमीटर के बीच में इनको वर्षा चाहिए थी। और खास बात बता देता हूं दोस्तों, ये जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है ये वर्ष में एक बार अपने पत्ते जरूर गिराते हैं, एक बार अपने पत्ते जरूर गिरता है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे नीम है, बड़ के वृक्ष हैं, पीपल के वृक्ष हैं, ये सब के सब इस तरह पाए जाते हैं। याद कर लेना, बहुत ही शानदार बात है, बहुत ही जानदार बात है। क्वेश्चन आएगा, राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन या पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान के पूर्वी जिलों में पाए जाते हैं। आपको कोई भी पूर्वी जिला दे देगा या क्वेश्चन आएगा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? खैरतल, तिजारा, डीग, भरतपुर, अलवर, करौली, धौलपुर, दौसा, जयपुर, ये सब के सब इन इलाकों में पाए जाते हैं। याद कर लेना। लास्ट है दोस्तों, पांचवा है मिश्रित पर्णपाती वन। राजस्थान में मिश्रित जो पर्णपाती वन है ये राजस्थान का दक्षिणी इलाका और दक्षिणी पूर्वी इलाका में पाए जाते हैं। राजस्थान में जो मिश्रित पर्णपाती वन है यानी जो मिश्रित पतझड़ वन है वो राजस्थान का दक्षिणी इलाका और दक्षिण पूर्वी जो हाड़ौती का पठार है वहां पर ये मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं। जो ये दोस्तों इनको यहां पर धोकड़े के वन सर्वाधिक है, यानी मिश्रित जो पर्णपाती वन है इन मिश्रित पर्णपाती वनों में धोकड़े के वृक्ष सर्वाधिक है। कौन से वृक्ष है दोस्तों? धोकड़े के वृक्ष हैं। धोकड़े के वृक्षों से अपन जो कृषि में जो सर्वाधिक काम आने वाले जो औजार है वो बना सकते हैं। धोकड़े के वनों से कृषि में जो सर्वाधिक काम आने वाले जो औजार है वो धोकड़े के वृक्षों से बना सकते हैं, इसीलिए इनको धोकड़े के वन भी कहते हैं। राजस्थान का जो दक्षिणी इलाका और दक्षिणी पूर्वी जो इलाका है वहां पर मिश्रित पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और भाई साहब सर्वाधिक धोकड़े के वन होने की वजह से इनको धोकड़े के वन भी कहते हैं। भाई साहब राजस्थान में सबसे ज्यादा कम से कम मैं आपको कह सकता हूं 58%, राजस्थान में 58% भाग पर ये मिश्रित पर्णपाती वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन से वन पाए जाते हैं? मिश्रित पर्णपाती वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बनेगा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन से वन पाए जाते हैं? याद करना, मिश्रित पर्णपाती वन पाए जाते हैं जिनको धोकड़े के वन भी कहते हैं। आई बात समझ में? याद हो जाएगा दोस्तों बहुत ही अच्छे से, इस नक्शे को समझ लेना, बहुत ही अच्छी बात है। ये इधर कांटेदार वन, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। आई बात समझ में? याद कर लेना, बहुत ही शानदार बात है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन ये अपने माउंट आबू में पाए जाते हैं। याद कर लेना, सीधा क्वेश्चन आता है सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? माउंट आबू के क्षेत्र में। सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान के दक्षिण इलाकों में पाए जाते हैं। मिश्रित पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान का दक्षिण और दक्षिण पूर्वी हाड़ौती के पठार में पाए जाते हैं। और उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन या पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान के पूर्वी जिलों में पाए जाते हैं। भाई साहब इन चीजों में आपको कोई तकलीफ है क्या, कोई दुख दर्द है क्या? बोल देता हूं, यहां से क्वेश्चन 100% आता। एक सदाबहार वन का याद रख लेना, सागवान के वनों का याद कर लेना। यहां से क्वेश्चन बहुत बार आता है। कभी कभी क्वेश्चन तो ये भी आता है राजस्थान में सालर वन, ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है। राजस्थान में सालर वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में सालर वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? याद कर लेना, वो शुष्क सागवान वनों में आते हैं। शुष्क सागवान वनों में सालर वन आते हैं। इसका मतलब भाई साहब सालर वन कहाँ पाए जाएंगे? राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में पाए जाते हैं। राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में। और सबसे ज्यादा जो सालर वन है अपने राजस्थान के उदयपुर में पाए जाते हैं। मैं अभी कुछ वनों की बात करूंगा कि ये वन कहाँ पाए जाते हैं। कुछ वन अभी मैं बताऊंगा आपको, बहुत ही अच्छी बातें बताऊंगा, बहुत ही शानदार वन। सालर वन का बहुत बार पूछते हैं, सागवान वन का बहुत बार पूछते हैं। आई बस सुन में, तो ये चीज समझ में आई, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे की बात करते हैं। मिटाओ दोस्तों, बहुत ही शानदार बात है, बहुत ही शानदार जानदार। मिटा देता हूं दोस्तों अब आगे। दोस्तों अब मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं, आपके लिए मेरे हिसाब से इतनी शानदार वो बातें होने वाली है कि आप उनको रट लेना। आपको ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्ट लगा देना, ऐसा मैं आपको चीज बताता हूं। दोस्तों राजस्थान में वनों की सुरक्षा के लिए उनका संरक्षण करने के लिए राजस्थान में 4 संस्थान बनाए गए। राजस्थान में 4 संस्थान बने गए, उन चारों के नाम रट लेना भाई साहब, क्वेश्चन टपकेगा। पहला प्रश्न, पहला है मरुवन प्रशिक्षण केंद्र। मरुवन प्रशिक्षण केंद्र याद कर लेना। जो ये मरुवन प्रशिक्षण केंद्र है ये कहाँ है दोस्तों?
जोधपुर में है, याद कर लेना। मरु वन प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर में है। दूसरा है दोस्तों राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र। राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है दोस्तों? अलवर में। राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है दोस्तों? अलवर में। याद कर लेना, बहुत ही गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है, याद कर लेना, बहुत ही गजब की है, ये क्वेश्चन आता है। तीसरा बता देता हूं, राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव संरक्षण संस्थान। वन्यजीव संरक्षण संस्थान ये कहाँ है दोस्तों? अलवर में है। रट लेना इस बात को। हाँ दोस्तों, अलवर क्या, ये अपने जयपुर में है, याद कर लेना भाई साहब। ये क्वेश्चन आता है राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव संरक्षण केंद्र। बहुत ही गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है, ये क्वेश्चन आ सकता है। अब बस उनमें याद कर लेना भाई साहब, ये क्वेश्चन ऐसा टपक गया ना, अच्छे लोग नहीं करेंगे। और चौथा है दोस्तों, चौथा है वन्यजीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केंद्र। इसका आंसर आप बताओ भाई साहब। मैंने आपको ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य पढ़ाया था। कौन सा अभयारण्य पढ़ाया था दोस्तों? ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य, जो कहाँ है दोस्तों? चूरू में, ये यहाँ पर है। ये चार आपको रट लेना भाई साहब। मैं कहता हूँ घोट के पी जाओ, इन चारों में से एक न एक क्वेश्चन टपक जाएगा, सीधा क्वेश्चन आएगा। राजस्थान में मरु वन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? जोधपुर में। मरु वन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? जोधपुर में। राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? अलवर में। राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? अलवर में। याद कर लेना, याद कर लेना, याद कर लेना। राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव संरक्षण संस्थान कहाँ है? जयपुर में। रट लेना। और ये क्वेश्चन तो मैं कह रहा हूँ पिछले बजट में इसको बनाया था, अनुमति मिली थी। रट लेना, क्वेश्चन ये नहीं टपक जाए भाई साहब। मैं ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य पढ़ाया था, ये बात अच्छे से बताई थी। रट लेना, अभी भी कहता हूँ, वन्यजीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केंद्र ताल छापर चूरू। और वही है ताल छापर चूरू जिसमें काले हिरण, जिनको कृष्ण मृग अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, वही है ताल छापर अभयारण्य चूरू भाई साहब। वहां पर वन्यजीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कर रखी है। रट लेना इस बात को, कई क्वेश्चन यही नहीं आ जाए। इन चारों को रट लेना अच्छे से। ये चार वन संरक्षण के लिए चार संस्थान स्थापित कर रखी है राज्य सरकार द्वारा। राज्य सरकार द्वारा इन चारों संस्थान की स्थापना कर रखी है। रट लेना इस बात को। आई बस उनमें मिटाऊं दोस्तों, ये ठीक है। अब दोस्तों मैं कुछ कुछ वनों के नाम बता देता हूं, याद कर लेना। वो वन आपके लिए बहुत काम आने वाले, और वो शानदार ऐसे ऐसे वनों के नाम बताऊंगा जो सीधे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। पहला वन लेता हूं, आप हेडिंग लगा देना, महत्वपूर्ण वन। ढाक वन, या ऐसा कह सकता हूं पलास। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं ढाक के वन। जो ढाक के वन है, इन ढाक के वनों पर लाल रंग के फूल आते हैं, लाल सुर्ख रंग के फूल आते हैं, यानी कि पूरे लाल लाल फूल दिखते हैं। इसीलिए इन फूलों की वजह से इनको क्या कहते हैं दोस्तों? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, या इनको कहते हैं दोस्तों जंगल की ज्वाला। क्या कहते हैं दोस्तों? जंगल की ज्वाला। ये दोनों इसके क्या है दोस्तों? उपनाम है। कैसे कहते हैं इनको जंगल की ज्वाला? भाई साहब ये फूल लाल रंग के होते हैं, और अग्नि भी अपनी लाल रंग की होती है भाई साहब। ये जब आपस में ऐसा यूं लाल लाल टाइप के रगड़ते हैं ना, यूं मतलब अपने सब जुड़ते हैं ना, तो ऐसा लगता है जंगल की ज्वाला लग रही है, जंगल में आग लग रही है, जंगल में आग लग रही है, ऐसा यूं लगता है। ढाक के वन या पलास के वन, जिनको लाल सुर्ख के फूल की वजह से इनको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, या भाई साहब इनको क्या कहते हैं? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, या इनको जंगल की ज्वाला कहते हैं। जंगल की ज्वाला कहते हैं। अच्छे से याद करना, बहुत ही गजब की बात है। और जो ये ढाक या वन है ना, ये राजस्थान में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं राजसमंद। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? राजसमंद। और राजसमंद के साथ साथ में आपको याद कर लेना, चित्तौड़गढ़ में ये सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। चित्तौड़गढ़ में ये सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। ढाक के वन या पलास के वन सबसे ज्यादा राजसमंद या चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं, राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में। राजस्थान का दक्षिणी इलाका भाई साहब, इसका मतलब जलवायु के आधार पर कौन से वन पाए जाएंगे? सागवान वन।
उष्ण कटिबंधीय सागवान वन पाए जाएंगे राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में। सागवान वन याद कर लेना। उन्हीं सागवान के वनों में ढाक या पलास के वन पाए जाते हैं, सालर वन पाए जाते हैं। अभी बस उनमें सागवान के वन पाए जाते, याद कर लेना। इनका वैज्ञानिक नाम क्या दोस्तों, याद करना, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा में इनको कहते हैं, याद कर लेना। इनका ढाक वन या पलास के वन का वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ये एज इट इज साफ साफ लिख देना दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। जंगल की ज्वाला किसे कहते हैं, ढाक के वन या पलास के वन को कहते हैं। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट किसको कहते हैं, ढाक वन को कहते हैं। भाई साहब राजसमंद और चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा ये पाए जाते हैं। याद हो गया कि नहीं हो गया दोस्तों, ये मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत काम आने वाला, बहुत ही शानदार है। नेक्स्ट है दोस्तों, दूसरा मैं वन लेता हूं दोस्तों, बांस। क्या है दोस्तों, बांस। सबसे पहली मैं बात कर देता हूं, बांस आप याद करना, बांस एक वृक्ष नहीं है, याद करना। बांस एक प्रकार की क्या है दोस्तों, घास है। याद करना, बांस एक प्रकार की घास है। ये विश्व की सबसे लंबी घास है, विश्व की सबसे लंबी क्या है दोस्तों, घास। और इसको ये पहले तो वृक्ष की श्रेणी में आता था, लेकिन 2018 में इसको क्या मानने लगे, घास कहने लगे। यानी 2018 से बांस को वृक्ष की श्रेणी से हटाकर इसको घास में डाल दिया। विश्व की सबसे लंबी घास बांस है, विश्व की सबसे लंबी घास बांस है भाई साहब। और ये राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां पाए जाते दोस्तों, बांसवाड़ा में पाए जाते। बांस कहां पाए जाते दोस्तों, बांसवाड़ा में पाए जाते। बांस सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। और इस बांस जो घास है, बांस नाम की जो घास है, इनका संरक्षण करने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए, याद कर लेना दोस्तों, राष्ट्रीय बंबू मिशन चलाया। क्या चलाया दोस्तों, राष्ट्रीय बंबू मिशन चलाया। और वो राष्ट्रीय बंबू मिशन कब चलाया था, 2006-07 में। 2006-07 में राष्ट्रीय बांस मिशन या राष्ट्रीय बंबू मिशन चलाया था। याद करना, बहुत ही गजब की बात है। आई बात समझ में। बांस एक प्रकार की घास है, विश्व की सबसे लंबी घास है। 2018 में इसको वृक्ष की श्रेणी से हटाकर इसको घास की श्रेणी में डाला। इन बाघ को बचाने के लिए, बांस का संरक्षण करने के लिए 2006-07 में राष्ट्रीय बांस मिशन चलाया, राष्ट्रीय बंबू मिशन चलाया, नेशनल बंबू मिशन चलाया था 2006-07 में। याद करना, ये 2 वन मैंने आपको अच्छे से बताया। उतार दो भाई साहब, छाप दो। आगे मैं बात करूंगा, आपके लिए बहुत गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है। मिटाऊं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये वन लिख देना भाई साहब, मैं अभी भी कह देता हूं, क्वेश्चन टपकेगा इतना गजब का। नेक्स्ट बता देता हूं दोस्तों, तेंदुवन। कौन सा दोस्तों, तेंदुवन। देखो दोस्तों, इन तेंदुवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों, टिमरू कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, टिमरू कहते हैं। तेंदुवनों के जो बीज होते हैं, तेंदुवनों के जो फूल होते हैं, उनको क्या कहते हैं दोस्तों, टिमरू कहते हैं। क्या कहते हैं, टिमरू। ये जो तेंदु है दोस्तों, इनका उपयोग कहां करता है दोस्तों, बीड़ी बनाने उद्योग में, बीड़ी बनाने में इनका उपयोग होता है। याद कर लेना दोस्तों, आई बात सुन में, बीड़ी बनाने में सबसे ज्यादा उपयोग होता है। जो ये तेंदु पत्ते हैं, ये राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां पाए जाते दोस्तों, झालावाड़ में पाए जाते। कहां पाए जाते, झालावाड़ के बाद में याद करना, बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा ये अपने किसका, तेंदु पत्ते का पाया जाता है। तेंदु पत्ता राजस्थान में सबसे ज्यादा झालावाड़ और बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। बीड़ी उद्योग में काम लिए जाते हैं। और इनको स्थानीय भाषा में जो इनके बीज होते हैं, या स्थानीय भाषा में इनको टिमरू कहते हैं। तेंदु पत्ते का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब किया गया था, याद कर लेना, 1974 में। यानी कि उससे पहले क्या होता था, स्थानीय लोग भी इनके मजे लेते थे, खाते पीते मौज करते भाई साहब। लेकिन तेंदु पत्ते का राष्ट्रीयकरण कर दिया 1974 में। इसके बाद में, इसका राष्ट्रीयकरण होने के बाद में, तेंदु पत्ते पर जितना भी अधिकार है वो राज्य सरकार का हो गया। तेंदु पत्ते पर जो अधिकार है वो वर्तमान में किसका है, राज्य सरकार का है। तेंदु पत्ते का राष्ट्रीयकरण होने के बाद में भाई साहब, याद करना, इस तेंदु पत्ते से बनती है बीड़ी। और याद करना, अपने सरकार की तरफ से गवर्नमेंट का एक कारखाना भी बना रखा, मयूर बीड़ी फैक्ट्री। क्या बना रखा दोस्तों, मयूर बीड़ी कारखाना। ये मयूर बीड़ी कारखाना कहाँ है, याद करना दोस्तों, ये टोंक में है। ये क्वेश्चन कम से कम मैंने 5-6 बार देख चुका हूं।
4 से 5 6 बार इस क्वेश्चन को देख सकता हूं। राजस्थान में मयूर बीड़ी फैक्ट्री कहाँ है? टोंक में। राजस्थान में मयूर बीड़ी फैक्ट्री कहाँ है? याद कर लेना दोस्तों, टोंक में। अच्छे से याद करना, बहुत ही गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है। क्वेश्चन आएगा राजस्थान में मयूर बीड़ी फैक्ट्री का कारखाना कहाँ है? टोंक में। तेंदुपत्ते का स्थानीय नाम क्या है? टिमरू। क्या काम आता है? बीड़ी उद्योग में काम आता है, बीड़ी बनाने में काम आता है। सबसे ज्यादा कहाँ है इनके उद्योग, या सबसे ज्यादा तेंदुपत्ता कहाँ पाया जाता है? झालावाड़ बांसवाड़ा में। तेंदुपत्ते का राष्ट्रीयकरण कब किया? 1974 में। तब से लेकर अपने राज्य सरकार इसको अधीन में आ गई। भाई साहब समझ में आया क्या? अच्छे से समझ में आ गया कि याद कर लेना, गजब की बात है। आगे दोस्तों ये उतार देना, साफ साफ साथ साथ में उतार देना, फिर अपनी आगे बात करता हूं। दोस्तों नेक्स्ट बात करता हूं, नेक्स्ट मैं बात करता हूं खस घास की। क्या करता हूं दोस्तों? खस घास की। जो ये दोस्तों खस घास है, इसका उपयोग कहां होता है दोस्तों? पर्दे बनाने में, इत्र बनाने में, शरबत बनाने में। जो ये खस है दोस्तों, ये खस घास का उपयोग पर्दे बनाने, इत्र बनाने, शरबत बनाने में काम होता है। जो ये खस घास है दोस्तों, इसका उपयोग बीटीएस, यानी कि इन जो खस घास है ये राजस्थान में कहाँ कहाँ होती है, ये याद कर लेना। बीटीएस, क्या याद करना? बीटीएस। बीटीएस देखो, बी से हो जाएगा दोस्तों, बी से हो जाएगा दोस्तों भरतपुर। क्या हो जाएगा दोस्तों? भरतपुर। टी से हो जाएगा दोस्तों टोंक। क्या हो जाएगा दोस्तों? टोंक। और एस से हो जाएगा दोस्तों सवाई माधोपुर। क्या हो जाएगा दोस्तों? सवाई माधोपुर। ये राजस्थान में सबसे ज्यादा खसघास यहाँ पर होती है। और ये 3 जिलों के नाम 50 बार पूछे गए। राजस्थान में खसघास कहाँ होती है? भरतपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर। बीटीएस याद करना, बीटीएस में खस होती है, बीटीएस में खस होती है, याद कर लेना, बहुत ही गजब की बात है। नेक्स्ट बात मैं कर देता हूं। देखो दोस्तों, अपने नेक्स्ट में बात करता हूं दोस्तों खैर वृक्ष। कौन सा वृक्ष है दोस्तों? खैर वृक्ष। दोस्तों ये जो खैर वृक्ष है, इस खैर वृक्ष से कथोड़ी जनजाति, दोस्तों एक आदिवासी जनजाति है कथोड़ी जनजाति। ये कथोड़ी जनजाति इस खैर वृक्ष से क्या बनाती है दोस्तों? कत्था तैयार करती है। क्या करती है दोस्तों? कत्था तैयार करती है। और कौन सी प्रणाली से तैयार करती है दोस्तों? हांडी प्रणाली से। इस हांडी प्रणाली से कथोड़ी जनजाति द्वारा, जो कथोड़ी जनजाति के द्वारा हांडी प्रणाली से कत्था तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है? कत्था तैयार किया जाता है। और भाई साहब ये जो खैर वृक्ष है ये राजस्थान में सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है दोस्तों? उदयपुर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? उदयपुर में। उदयपुर और उदयपुर संभाग में खैर वृक्ष पाया जाता है। जहां पर कथोड़ी जनजाति रहती है वहां पर भाई साहब खैर वृक्ष पाया जाता है। आएगा क्वेश्चन, खैर वृक्ष से कथोड़ी जनजाति क्या तैयार करती है? कत्ता तैयार करती है। राजस्थान में सर्वाधिक खैर वृक्ष कहाँ है? उदयपुर में है। क्या कहाँ है? उदयपुर में। कथोड़ी जनजाति खैर वृक्ष से किस प्रणाली के द्वारा कत्ता तैयार करती है? हांडी प्रणाली के द्वारा तैयार किए जाते हैं। दोस्तों ये समझ में आ रही क्या? ये सीधे सीधे पॉइंट है दोस्तों। आपको बोरिंग लग रहा होगा लेकिन काम के इतने गजब के है दोस्तों। क्वेश्चन सीधा सीधा टपकता है भाई साहब, कोई किंतु परंतु नहीं है इनमें। याद आपको करना पड़ेगा, सीधा सीधा याद करना पड़ेगा भाई साहब। ये जियोग्राफी है, कोई हंसी मजाक नहीं है, कोई खेल नहीं है, कोई नाटक नहीं है। आपको याद सीधा करना पड़ेगा। चाहे मैं कुछ भी कर दूं, आपको कितना भी बता दूं, लेकिन आपको तो दिमाग में बिठाना है, आपको तो याद करना है। इसके अलावा और क्या करूं? आई बस में आपको सीधे सीधे याद करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको तो ये चीजें याद करनी पड़ेगी। आई बस में दिमाग में बिठा देना। और एक बात मैं आपको एक और बता देता हूँ, राजस्थान में सालर वन ये सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर में पाए जाते हैं। याद कर लेना, राजस्थान में सालर वन सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर में। और जो ये सालर वनों से क्या प्राप्त करते हैं हम? गोंद प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं दोस्तों? गोंद प्राप्त करते हैं। और राजस्थान में गोंद के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? चौहाटन इलाका। कौन सा जाना चाहते हो दोस्तों? चौहाटन। कौन सा इलाका? चौहाटन। में जो बाड़मेर में पड़ता है। चौहाटन जो है ना दोस्तों, ये कहाँ है दोस्तों? बाड़मेर में। यहाँ पर चौहाटन जो बाड़मेर में है वो गोंद के लिए जाना जाता है। ये पिछले साल बीएसटीसी या किसी एग्जाम में पूछा था, चौहाटन क्यों प्रसिद्ध है? चौहाटन क्यों प्रसिद्ध है? गोंद के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? गोंद के लिए प्रसिद्ध है। सालर वन कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर में। सालर वनों से क्या प्राप्त किया जाता है? गोंद। और राजस्थान में गोंद के लिए कौन सा इलाका प्रसिद्ध है? चौहाटन, बाड़मेर का इलाका प्रसिद्ध है। याद कर लेना, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, चौहाटन क्यों प्रसिद्ध है? गोंद के लिए प्रसिद्ध है। पिछले बीएसटीसी या पीटीटी में ये क्वेश्चन पूछा था। आई बस समझ में दोस्तों, ये चीजें जो बताई ना, बोरिंग हो सकती है लेकिन काम की गजब है भाई साहब। मेरी आदत है दोस्तों, हंसी मजाक को दूर रख के अपना मैटर दिया जाए भाई साहब। इतने शानदार चीजें दी जाए कि आपको पैसे देने के बाद में भी ये चीजें आपको नहीं मिले। ये मेरा वादा है। आप 5-5, 10-10, 20-20 हज़ार कोचिंगों में खर्च करोगे लेकिन ऐसा मैटर आपको नहीं मिलेगा। ये मेरा वादा है भाई साहब, ये मेरा अनुभव है। मैं खुद कोचिंगों में बहुत भटक चुका हूँ। कोचिंगों में 4-4, 5-5 साल पढ़ाने का अनुभव है भाई साहब।
आप मेरे को हल्का पुल्का मत समझ लेना कि आपको या पढ़ा रहा हो इसका मतलब ये हो गया। भाई साहब 3-4-5 सालों का मेरे खुद को अनुभव है कोचिंगों में पढ़ाने का, बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़ाया था। मेरे खुद को पता है कैसा क्या मैटर मिलता है, कैसा क्या मिलता है, सब चीज़ें पता है। 10-10, 15-15 हज़ार की पीछे लेने के बाद में भी आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है। और वो भी आपको 0 लेवल की क्लास से लेकर हाई लेवल की क्लास तक जा रहा हूँ। भाई साहब ऐसा नहीं कि कोई ऐसा ही फूड पढ़ा दिया, ये मैटर बना देना, नोट्स बना देना, फिर एग्जाम में नहीं आए ना तो भाई साहब ऑनलाइन मेरे को कह देना कि आपने गलत पढ़ाया सर, हमारे क्वेश्चन ही नहीं आए। ये मेरा वादा है, 100% क्वेश्चन आएंगे, 100%। दोस्तों कुछ क्लासें बोरिंग भी होती है, कुछ क्लासें हंसी मजाक भी होती है। जहाँ हंसी मजाक होगी वहाँ हंसी मजाक भी पढ़ाएंगे। कुछ क्लासें बोरिंग होगी तो भाई साहब मैं हर एक क्लास को हंसी मजाक में नहीं पढ़ा सकता। कुछ चीज़ें सीरियस होकर पढ़नी होती है तो वो पढ़ना ही पड़ेगा, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता दोस्तों, पढ़ना पड़ेगा। नौकरी ऐसे ही नहीं मिलती है कि मैं सब दिन हंसते रहूँ हंसते रहूँ हंसते रहूँ। हंसने से भाई साहब हंसने के चक्कर में आपकी नौकरी भी हंसते हंसते चली जाएगी आपके हाथों से, मिलने वाली नहीं है इतनी आसानी से। याद तो आपको करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, रात दिन एक करना पड़ेगा। कोई मेरे को थोड़ी कोई मतलब ऐसा कोई है थोड़ी, आपको तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, सब कुछ आपको ही करना दोस्तों। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं आपको अच्छा सा कंटेंट दे दूंगा, अच्छा सा मैटर दे दूंगा, अच्छा सा पढ़ा सकता हूँ, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। दोस्तों आपसे बस मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को फैलाइए दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा ये कंटेंट हमारे विद्यार्थियों के पास में पहुँचे, उनको लगे कि हाँ यार ये फ्री में निःशुल्क कितना अच्छा सा कंटेंट मिल रहा है। आप इतना सा मेरे से अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाइएगा, अपने पास में जितने भी व्हाट्सअप ग्रुप है, स्टेटस वगैरह कहीं पे भी फैलाइए, लगाइए, ताकि लोगों के पास में ये चीज़ें पहुँचे। अब बस उनमें तो ठीक है दोस्तों, आज अपनी यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज अपना ये टॉपिक पूरा ख़त्म हो गया, कल और कुछ टॉपिक लेंगे, याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, हैव ए नाइस डे, बाय, थैंक यू।